तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के 9th के बोर्ड एग्जाम्स का जो मॉडल पेपर होता है बायोलॉजी का, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स में डिवाइड करके करेंगे ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो सॉल्व करना, और आप लोग करेगा साथ साथ खुद भी सॉल्व करें, ताकि कोई अगर कहीं पे कन्फ्यूजन या कोई गलत आंसर आपका आ रहा हो तो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द पेपर। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से रोल नंबर के लिए भी बबल शीट दी होती है, तो इस पे कलर करना होगा पेंसिल से, होगा आप लोगों के स्कूल्स ने बताया हुआ होगा। और जैसे अगर रोल नंबर है आपका फॉर एग्जांपल 001234, तो इस पे पेंसिल से आप कलर करेंगे। एंड फिर अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए विच इज़ द एमसीक्यू सेक्शन। तो साथ साथ करते हैं ड्रॉ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल नहीं होता, ठीक है। तो एक है हमारे पास सेंट्रियोल, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स। तो गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स तो कॉमन ऑर्गेनेल्स में से होते हैं जो कि प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल्स में कॉमन है। सिर्फ सेंट्रियोल है जो कि नहीं होता प्लांट सेल्स में, क्योंकि ये एनिमल सेल का पार्ट है, जो कि उसमें माइटोसिस के टाइम पर काम आता है, जब वो बनाने होता है ना स्पिंडल फाइबर्स वगैरह। प्लांट्स तो खुद ही डिवाइड हो जाते हैं विद द प्लांट, बीच में प्लेट आ जाती है सेल प्लेट, तो खुद ही डिवाइड हो जाते हैं। इसमें जब सेल डिवीजन होनी होती है उसके लिए सेंट्रियोल होता है। तो द फर्स्ट आंसर इज ए। फिर सेकंड पे आता है द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, डिडक्शन, थ्योरी या लॉ। तो अब जो आप ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे बस एक स्टेटमेंट देते हैं उसको क्या कहते हैं। तो थ्योरी और लॉ तो नहीं होता, बिकॉज थ्योरी और लॉ प्रॉपर लाइक कंक्लूजन्स के बाद बनता है, जब सब कुछ कंफर्म हो जाता है ना, तो थ्योरी बनती है। जब थ्योरी भी मल्टीपल दफा प्रूव हो चुकी हो, यूनिवर्सली प्रूव हो जाए, तो लॉ बनता है। तो सी और डी तो आंसर नहीं होंगे। डिडक्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिडक्शन आप पहले सब कुछ करके फिर आहिस्ता से उसको कंक्लूड करते हैं। जो ऑब्जर्वेशंस पे देखकर थ्योरी बनाए जो स्टेटमेंट दी जाती है दैट इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस, तो इट विल बी ए। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर इन अ सेल साइकिल। कौन सा इसमें से करेक्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं G1 प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, G2 इंक्रीज इन सेल साइज, S DNA रेप्लिकेशन, G0 सेल डिवाइड्स इनटू टू। तो इसका करेक्ट आंसर आई होप आप लोगों के दिमाग में आ गया हो, एस होता है, एस DNA रेप्लिकेशन। बाकी इसलिए नहीं होंगे मैं बताती हूँ। G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में सेल प्रिपेयर कर रहा होता है रेप्लिकेशन के लिए, नॉट फॉर सेल डिवीजन। ये वरना अगर यहाँ पे सेल रेप्लिकेशन लिखा होता तो सही बात होती, मगर वो भी ये DNA रेप्लिकेशन के लिए G1 फेज में आप प्रिपेयर करते हैं, नॉट फॉर सेल डिवीजन। तो इसमें इंक्रीज हो रहा होता है सेल साइज और सेल में ग्रोथ करी होती है। और जो G2 फेज होता है उसमें एक्चुअली होता है प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। तो ये G2 की डेफिनेशन है। और G0 फेज में बस रेस्टिंग फेज होता है, इसमें कोई और काम नहीं हो रहा होता, ना सेल डिवाइड हो रहा होता है ना कुछ हो रहा होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी, DNA रेप्लिकेशन और एस फेज। आपको भी एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स लेने, फुल बिल्कुल। तो जी ये एमसीक्यूज के हमने टेस्ट बनाए हुए हैं, हर चैप्टर के हर बुक के टोटल 150 प्लस टेस्ट है, 1000 प्लस एमसीक्यूज हैं, 1300 प्लस 1400 प्लस एमसीक्यूज हैं। जिसकी आप तैयारी करें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपके एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स आने हैं। फिर आप ले कैसे सकते हैं शीट को, हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल का, वहां पर आप ज्वाइन करेंगे, 1-2 दिन में आपको हर दूसरे दिन ये शीट की लिंक आ रही होगी। पेपर के अंदर एमसीक्यूज नहीं होते, बाकी पार्ट भी होता है जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, राइटिंग वाला पार्ट। अगर आपको उसके अंदर भी टॉप करना है, उसके अंदर भी फुल मार्क्स चाहिए कि आपकी 95% 94% का रिजल्ट बने, आप खाली वो करें वही के वही सवाल रिपीट हो, तो ये हम हमारे बेच वाले बच्चों को देते हैं। ये वाले ग्रैंड टेस्ट, ये स्पेशल ग्रैंड टेस्ट है जो कि हर टीचर की एक एक को बनाने में, एक चैप्टर को बनाने में 8-8 घंटे की मेहनत है एक एक टीचर की, जिसको कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये बेस वाले बच्चों के लिए हैं हमारे, लेकिन आप फ्री वाले जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, ज्वाइन करें और आप भी एमसीक्यूज के अंदर 90% से अबव मार्क्स ला सकते हैं। और हमारे बेच वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 287 प्लस बच्चे 90% से अबव सिक्योर किया है, सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करके। हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के जो ग्रैंड टेस्ट थे और जो नोट्स हमने दिए थे उनको हमारे प्रीमियम। अब है क्वेश्चन 5 द डायग्राम शोज सेल्स इन पार्ट्स ऑफ द लीफ ऑफ अ ग्रीन प्लांट, विच रीजन कंटेन्स सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ओके, हम थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। सो जो ए है, ए सेल कौन सा है, ए इज एपिडर्मल सेल्स, ठीक है।
तो इसलिए अच्छा पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से सेल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली होते हैं। सो दे आर जाइलम सेल्स, ठीक है। तो जाइलम इनमें से कौन सा होगा वो अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट तो एपिडर्मल सेल है, इसलिए ए नहीं होगा। फिर बी जो है, बी है मेसोफिल सेल, इसलिए बी भी नहीं हो सकता। डी जो है, डी है गार्ड सेल्स जो कि जिनके अंदर स्टोमेटा होता है, तो ये गैसियस एक्सचेंज के लिए काम होता है, नॉट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो अब इस तरह से भी सी करेक्ट आंसर है। और वरना अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सी जिनको हाईलाइट किया हुआ है, ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस है, हॉलो स्पेसेस हैं जो कि और सर्कुलर सेल्स हैं, तो इसलिए सी जाइलम है। तो वैसे भी लाइक फैक्चुअली भी सी इसका आंसर होना चाहिए, और बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अदर आंसर्स तो भी सी होगा, ठीक है। इसको हम करेक्ट करें। फिर आता है क्वेश्चन 6, नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर्स इनएक्टिवेट द एंजाइम, आइडेंटिफाई नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर इन दिस फिगर। तो अब नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर कौन सा होता है, जो कि एक्टिव साइट के अलावा वाली साइट पे लगता है, ठीक है, जो कि एक्टिव साइट पे नहीं लगता मगर दूसरी साइट पे लगकर एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप खराब कर देता है। ओके, तो अब पहले हमें अगर इन कंपैरेटिव नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर की बात करनी है, तो इनहिबिटर एक्चुअली कोई सब्सटेंस होगा, वो एंजाइम के ऊपर की कोई जगह नहीं होगी। तो इसलिए डी और सी तो नहीं होंगे, बिकॉज डी एंड सी एंजाइम की कोई प्लेसेस के नाम है। समझ आ रही बात कि इनहिबिटर होता है जो कि कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस आकर अटैच हो, तो वो ए या बी में से ही कोई ऑप्शन होगा। अब ए जो है वो आके कहाँ अटैच हो रहा है, ये एक्टिव साइट है, तो एक्टिव साइट पर तो सबस्ट्रेट अटैच होता है, इनहिबिटर्स नहीं होते। बी अगर है तो बी बचता है आंसर, और ये होगा इन नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर। तो स्टूडेंट्स हमारे इस साल की आखिरी बैच का आगाज होने जा रहा है, जो कि मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं फेडरल बोर्ड के ग्रेड 9 और 10 के, और उसके बाद जो क्लास 11 के एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए फ्रॉम ज़ीरो आपकी ये बैच स्टार्ट की जा रही है, जिसकी लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है उससे पहले पहले आपको एनरोल करवाना होगा 28 सितंबर 2025 तक, ये लास्ट डेट है हमारी। अच्छा जी, इसकी फ़ी आपको पता है कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये पर महीना एक सब्जेक्ट, यानी 300 रुपये पर महीना सब्जेक्ट आप पे करें। आपके चैप्टर टेस्ट होंगे, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स होगी, मंथली टेस्ट लिए जाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा। जो टॉपर बच्चे होते हैं हमारी एकेडमी के, जिनकी टॉप परसेंटेजेस आ रही होती हैं 505 मार्क्स, 499 मार्क्स एंड 509 मार्क्स, ये जो टॉप बच्चे होते हैं इनके नोट्स और साथ साथ ये सारी की सारी फैसिलिटी, टीचर सपोर्ट, कोई सवाल है, डाउट क्लासेस हो गई, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर लिखा कैसे जाता है, बच्चों को तो लिखना ही नहीं आता, वो सारी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में पर महीना एक सब्जेक्ट। तो अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं इस चीज़ की? ये आपके पास नंबर है, इस नंबर पे आप हमें क्या करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पे, सर हमें आपकी बैच ज्वाइन करनी है, क्लास 9 की, क्लास 10 की, क्लास 11 की, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने, आप हमें पेमेंट का मेथड बता दें। ये सारी डिटेल्स, पेमेंट कहाँ पर भेजनी है, रिसिप्ट आपको शेयर करनी है, आगे क्या प्रोसेस है, छोटा सा कुछ नहीं करना, खाली ये मैसेज कर देना है, हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी और बेस के अंदर ऐड करेगी। अटेम्प्ट करें, आप ग्रैंड टेस्ट दें जहाँ से 80% पेपर मिलता है, गेस्ट पेपर, आपके एग्जाम के अंदर सारे मार्क्स। और मज़े की बात बताऊँ क्या है, अगर आपकी 83% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको 100% फ़ी रिफंड कर दी जाएगी आखिर में जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारी एक लगी हुई है इतने सालों की मेहनत, जहाँ पर किसी बच्चे के मार्क्स कम आते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन दुनिया के टीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ, जो कि बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड यू कैन ज्वाइन दिस। और अगर नहीं आते आपके मार्क्स, हम आपको पूरा रिफंड देने के लिए तैयार हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। सही है। If tissue level is not developed in the level of organization, which of next level will not form? Level of organization याद है, सबसे पहली थी atomic level, molecular level, organelle level, cellular level, फिर और tissue level आता है, और tissue level के बाद आती है organ level। तो इसका करेक्ट आंसर organ level होगा, because molecular, atomic और organelle levels तो इससे पहले के हैं, ठीक है। So I hope that's easy for you all. अच्छा, फिर आइडेंटिफाई द कॉलम गिवन इन टेबल दैट कंटेन्स करेक्ट सब्सटेंसेस रिलेटेड टू लिपिड्स। अच्छा, ये टेबल पूरा कंप्लीटली बना हुआ नहीं है, तो इसलिए वी डोंट नो कि आंसर करेक्ट कौन सा होगा, ए बी सी या डी। बट इफ यू ये एग्जाम में अगर आए तो इनमें से पूछा है उन्होंने सब्सटेंसेस कौन से हैं जो लिपिड्स से अटैच, लिपिड्स के लिए करेक्ट हैं। तो लिपिड्स के लिए इनमें से कौन सा होता है, अमाइनो एसिड तो नहीं होता बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स के लिए है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स के लिए का करेक्ट सब्सटेंस है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है
ये दोनों इसके स्मॉलर फॉर्म्स होती है। तो लिपिड्स का अगर क्वेश्चन कभी आए तो उसमें याद रखेगा कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल होता है। तो इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं बता सकती मैं, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हुए, मिसप्रिंटिंग हुई है शायद, बट फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फिर which of one of the following is not a the part of embryo in a seed? रेडिकल, प्लूम्यूल, एंडोस्पर्म या कोटिलेडॉन? हो गया। तो इसका आंसर होगा, अच्छा रेडिकल हमें पता है कि सीड का पार्ट बनता है, इन्होंने पूछा है कि नॉट अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इन द सीड। तो रेडिकल तो रूट्स बनाने में, मतलब रूट्स बन जाते हैं सीड के। फिर प्लूम्यूल शूट्स बनते हैं। कोटिलेडॉन सीड के लीव्स होते हैं। एंडोस्पर्म से होता है जो कि सीड का पार्ट नहीं होता, वो उसका अलग से होता है। उसका आंसर सी होगा। The diagram shows an overview of aerobic respiration. Which labeled process produces carbon dioxide? Okay, अब इसमें भी हम थोड़ा जूम इन करते हैं। ये जो डायग्राम दी हुई है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये एक्चुअली एक माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है। ये जो ऑरेंज पूरी चीज़ है ना, बड़ा सा जूम इन किया हुआ है, क्योंकि ये हमें कैसे पता, बिकॉज एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, और प्लस ये अंदर की फोल्डिंग्स जिस तरह की बनी हुई है, दिस इज द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें ग्लूकोज यूज होती है, बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज लिखा हुआ भी है एंड पता भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती है इन साइटोप्लाज्म, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस के अगर आप लोग रिकॉल करें तो जो फॉर्म प्रोडक्ट्स थे उनमें से क्या था, उनमें हमारे पास सिर्फ पायरुवेट और एटीपी एनर्जी के फॉर्म में थे, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। क्वेश्चन क्या है, विच लेबल्ड प्रोसेस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड? तो अब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ए तो नहीं होगा आंसर, बिकॉज ए में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस हो रही है, एनर्जी बन रही है। अब वो एनर्जी जब अंदर जाती है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है लिंक रिएक्शन, जो कि पायरुवेट्स वगैरह को बनाकर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। अब 3 कार्बन मॉलिक्यूल ये जो एक, अच्छा ये आपको अगर देखिए तो ये ग्रीन सर्कल जो बना हुआ है, ये 2 एरोज हैं, शोइंग कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इस कंटिन्यूअस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, पायरुवेट, वो ऑक्सीजन होती है, और ये सब चीज़ें। फिर आखिरी प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाता है, एंड इससे 32 एटीपीज रिलीज होते हैं, बहुत हाई अमाउंट्स में एनर्जी रिलीज होती है। सो अब इन सारे प्रोसेसेस में सिर्फ सी है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। डी में भी थोड़ी अमाउंट की होती है, मगर वो कार्बन बन जाता है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। तो इसलिए हम अगर एक आंसर पूछेंगे तो दैट वुड बी सी, बिकॉज इट इज क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में सबसे हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इसका आंसर भी सी होगा। एंड द एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इज, अच्छा वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो कि पार्ट ऑफ अ बॉडी तो होता है, मगर जिसका कोई काम नहीं हो रहा होता। ठीक है, जो मतलब कि अब इतनी अडेप्टेशन की वजह से या किसी भी ऐसे रीजन की वजह से अब वो ऑर्गन काम में नहीं आ रहा होता। तो अब ऑप्शन हैं विंग ऑफ अ बर्ड, तो विंग ऑफ अ बर्ड तो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं, वो बहुत ही नेसेसरी ऑर्गन है, तभी बर्ड्स फ्लाई भी करती हैं, तो इसलिए इट्स नॉट द करेक्ट आंसर। फिर होगा फ्लिपर ऑफ अ वेल, तो वेल के जो उनके फ्लिपर्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दैट्स नॉट अ करेक्ट आंसर, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। आर्म ऑफ अ मैन, हम जो भी इंसान होता है उसके आर्म्स तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। हाँ, अपेंडिक्स इन ह्यूमंस जो है दैट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, क्योंकि ये पहले जब बिफोर एवोल्यूशन ये काम का ऑर्गन था, अब नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, वेस्टिजियल ऑर्गन इज अपेंडिक्स इन ह्यूमंस। फिर ये है क्वेश्चन 12, द नाइट्रोजनस बेसिस बिटवीन 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय आयोनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स या पेप्टाइड बॉन्ड्स? ओके, अच्छा ये आपको याद है जब डीएनए हमने पढ़ा था तो उसमें इस तरह की एक वो थी कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस थी, देन यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस थी, तो आपस में सारे सब आपस में बॉन्डिंग इनकी हुई हुई थी। मैं अलग से बना ले रही हूँ ताकि पता चले कि यहाँ पर एक बेस है, यहाँ दूसरी बेस है ना, आपस में ज्वाइंट होते हैं तो साथ में। तो इसमें कौन सा ऐसा बॉन्ड है, कौन से किस बॉन्ड की वजह से वो जुड़े हुए होते हैं? तो ऑप्शंस में जहाँ आयनिक बॉन्ड इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती, एंड बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा तो कोवेलेंट बॉन्डिंग भी नहीं होती। पेप्टाइड बॉन्ड्स इसलिए नहीं होते बिकॉज यहाँ प्रोटीन्स नहीं है, प्रोटीन के आपस के बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो और हमने क्लास में पढ़ा भी था कि इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड्स थे। ठीक है, तो कि एक यहाँ से है तो दूसरा वहां से होगा, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो इसका आंसर बी हो। आई होप दैट्स ऑल क्लियर। तो देखिए मसला बताऊं कहाँ आता है। मसला इस जगह पर आता है कि जब
हमारा जो स्टूडेंट है वो देने जाता है एग्जाम, तो उसे यही नहीं पता होता एग्जाम लिखते कैसे हैं एग्जाम के अंदर। अच्छा जी, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, उसको चीज़ें आ रही होती है, लेकिन उन्हें अल्फाजों में बयां कैसे करें वो तो पता ही नहीं है। अंग्रेजी अगर आप देखें माशाल्लाह से उसकी इतनी अच्छी होती है कि शेक्सपियर खुद रोने पर आ जाता है। अब देखो जी, हमारे पास हमारी बैच के अंदर हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं, ये देख रहे हैं, ये नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से एक एक सवाल को लिखने का जवाब सिखाया जाता है फ्रॉम बेसिक, जीरो से लेकर कि आप लिखें कैसे कि जो एग्जामिनर है आपके फुल बाय फुल मार्क्स दे आपके। ये जो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी है ये हमारे बैच वाले बच्चों के लिए है। सो देखिए, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं और जिसके अंदर आप भी इसी तरीके की एग्जाम राइटिंग सीख सकते हैं। तो अभी आएँ और अभी एनरोल करें।